नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का IBGS सेंटर में स्वागत है। मेरा नाम इंद्रभान। जो इस चैनल पर नया है सब्सक्राइब करें। आज का जो प्रैक्टिस सेट अर्थात जो क्विज है वो महाजनपद काल पे से संबंधित है। यहाँ पे लगभग में 50 से 55 क्वेश्चनों को हम अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, उस क्वेश्चन को डिकोड करेंगे, क्या वो पूछ रहा है और कहाँ से वो पूछा गया है, किस किताब से, ये भी हम बताने को थोड़ा चाहेंगे। और उसके बाद जो 4 ऑप्शन है उन चारों ऑप्शनों का हम व्याख्या भी करेंगे जो आने वाले एग्जामों में आपको मदद करे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें, अच्छा जो ये लेक्चर कौन कौन से छात्र देख सकते हैं? TGT, PGT, UP TGT, PGT, PCS, UP PCS प्री, बिहार PCS प्री, नेट JRF हिस्ट्री के जो छात्र हैं वो भी इस वीडियो को या इस प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। और एक सूची में क्या दिया गया है? राजा का नाम दिया गया है और दूसरे सूची में उसका राज्य दिया गया है, यानी कि उस राज्य से जो संबंधित राजा है दिया गया है। अब बात करते हैं पहला प्रद्योत। प्रद्योत जो था ये अवंती राज्य से संबंधित था। इसी प्रकार उदयन, उदयन जो था वत्स, कहाँ का? वत्स, ये कौशाम्बी के पास में है। जब महाजनपद ये भी था एक, तो इधर ये जो है महाजनपद हैं, यानी कि महाजनपद उस समय राज्य कहा जाता था और वहाँ उस राज्य के ये राजा हैं। और प्रसेनजीत जो था कोसल, कोसल अर्थात जो आधुनिक अयोध्या है, अयोध्या उसी को कोसल कहा जाता है। ठीक है, अजातशत्रु कहाँ का था? तो ये मगध का शासक था। ठीक है, तो बात कर लेते हैं इसमें एक एक करके। अजातशत्रु ये मगध यानी कि हर्यक वंश का एक प्रतापी शासक था, तो ये हर्यक वंश से संबंधित था। प्रसेनजीत, इनके बारे में हम यहाँ व्याख्या कर रहे हैं। गौतम बुद्ध के समकालीन शासक यही थे, प्रसेनजीत। ठीक है, तो पूछता है गौतम बुद्ध के समकालीन शासक कौन था? तो प्रसेनजीत था। सर्वाधिक अगर पूछता है, इस एक क्वेश्चन और पूछता है, सर्वाधिक सबसे अधिक समय गौतम बुद्ध कहाँ किसके राज्य में बिताए? तो कौशल में। ठीक है, कौशल राज्य में सबसे ज़्यादा वर्षावास अपना बिताए। उस समय राजा कौन था? प्रसेनजीत। उदयन, उदयन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये कहाँ से संबंधित है? वत्स से संबंधित है। और प्रद्योत, प्रद्योत भी जो है ये अवंती का एक प्रतापी शासक था। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है? अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश, क्या क्वेश्चन है, नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई। कहाँ खोदी गई ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अंग में खोदा गया वो नहर, कि बंग में खोदा गया, या कलिंग में खोदा गया, या मगध में खोजा गया? तो इसमें बात कर लेते हैं। नंद राजा के आदेश पर कलिंग में, आंसर जो सी है यही सही है, कलिंग में वो खोदा गया था। ठीक है, अंग, अंग की राजधानी चंपा थी। मगध, मगध की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है उज्जैनिया का प्राचीन काल में नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राचीन नगरों में उज्जैन आता है, तो उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था वही हम यहाँ जानना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से। कह रहा है पहला है ऑप्शन तक्षशिला, दूसरा है इंद्रप्रस्थ, तीसरा है अवंतिका, क्या है? अवंतिका, चौथा क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो बात कर लेते हैं एक एक करके ऑप्शनों का। तो इसमें क्या सबसे इम्पोर्टेंट है? उज्जैन, उज्जैन के बारे में पूछ रहा है, उसका नाम क्या है प्राचीन काल से संबंधित? ठीक है, अब इसका आंसर जो है अवंतिका, क्या? अवंतिका। यहाँ से एक क्वेश्चन ये पूछता है अशोक जो जब क्या अशोक शासक बनने से पहले कहाँ का शासक था? तो अवंतिका का या उज्जैनिया का शासक था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन में ये एग्जाम में बहुत बार आता है। तक्षशिला, तक्षशिला संबंधित है चाणक्य से, क्या? चाणक्य से संबंधित है तक्षशिला। इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ जो राजधानी किसकी थी? ये महत्वपूर्ण नगर था और किसकी राजधानी थी? ये कुरु राजधानी, कुर की राजधानी थी। किसकी? कुर, कुरु की राजधानी थी। कौन? इंद्रप्रस्थ। अब आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कभी कभी हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ ले आपको मानचित्र के माध्यम से, तो इसलिए हमने इसको लिया है। तो
देखिए ए का ये मानचित्र दिया है, इसमें ए बी सी डी द्वारा अंकित स्थल दिए गए हैं। तो डी इधर है, सी इधर है, बी इधर है, ए इधर है। ये पूछ रहा है कौन ऐसा है, इसमें जो चारों ऑप्शन है वो क्रम जो सही आपको लगाना है ए बी सी डी के रूप में। तो ये ए में कौन सा स्थान प्रदर्शित कर रहा है, ए बी कौन सा स्थान प्रदर्शित कर रहा है, सी इसी प्रकार कौन सा स्थान, और डी भी कौन स्थान प्रदर्शित कर रहा है। तो बात कर लेते हैं ए जो है इधर ही क्या था, मत्स्य था, मत्स्य, और इंद्रप्रस्थ इधर ही एक ही साइड में था। तो ये जो क्षेत्र दिख रहा है ये मत्स्य है, इसके ऊपर ही इंद्रप्रस्थ था। ठीक है, तो इसमें मत्स्य दो ऑप्शन दिख रहे हैं ए और सी। अब आगे और बात करते हैं बी जो है ये अवंती उज्जैन, आप नक्शे में देखेंगे तो कहाँ दिखेगा, अवंती को ही, जो उज्जैन है इसी का प्राचीन काल में नाम क्या था, अवंती। तो अवंती यहाँ पे आपको उज्जैन यहीं पे दिखेगा, तो बी उज्जैन है। सी इसी प्रकार से पूछ रहा है, सी जो है ये वत्स है, क्या वत्स, ये इलाहाबाद के पास में ही कौशाम्बी में ही वत्स राज्य करते थे। डी क्या है, यहाँ पे क्या है, डी जो है ये अंग है। तो इस प्रकार ऑप्शन इसमें जो सही है सी सही है, और इसका व्याख्या हो रहा है। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। ठीक है, अंग की राजधानी वत्स। अब आगे बात कर लेते हैं, पाटिलपुत्र के संस्थापक थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाटिलपुत्र का संस्थापन कौन था। तो ऑप्शन ए है उदयन, बी है अशोक, सी है बिंबिसार, डी है महापद्मनंद। तो जो इसमें ऑप्शन सही है ए सही है, उदयन, अशोक, महान अशोक या सम्राट अशोक जिसे कहा जाता है, इसने 14 शिलालेख के माध्यम से अपने राज्य यानी कि अपने राज्य कार्यों का वर्णन किया है, और बहुत सारे लघु शिलालेख भी इसके पाए गए हैं। ठीक है, किसके, अशोक के। कलिंग युद्ध अपने राज्यारोहण या राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग युद्ध करता है, कौन, अशोक। ठीक है, उसके बाद 20वें वर्ष कहाँ जाता है, लुम्बिनी स्थान, जहाँ वहाँ पे एक अभिलेख पाया, शिलालेख है जो जिसे कहा गया है रुम्मनदेई, यानी कि रुम्मनदेई जो शिलालेख है वो लुम्बिनी नामक ग्राम से संबंधित है, और लुम्बिनी नामक जो ग्राम है वो महात्मा बुद्ध से संबंधित है। ठीक है, तो 20वें वर्ष जाता है वहाँ पे, और भाग को समाप्त कर देता, बलि कर को समाप्त कर देता है, भाग के कर को 1/8 कर देता है। ठीक, महापद्मनंद ये किस नंद वंश से संबंधित था। ठीक है, ये महापद्मनंद जो है ये नंद वंश का अंतिम शासक था। इसी को मार के कौन, चंद्रगुप्त मौर्य नंदवंश का नाश कर देते हैं, अर्थात नंदवंश के समाप्त कर देते हैं और मौर्य वंश की स्थापना करते हैं, किसे मारकर, महापद्मनंद को। ठीक है, बिंबिसार ये इम्पॉर्टेंट है, बिंबिसार जो है ये हर्यक वंश से संबंधित है, किस यानी कि मगध राज्य के हर्यक वंश से संबंधित है। यहीं पे एक क्वेश्चन और ऐसे कंफ्यूज होता है, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, बिंबिसार और बिंदुसार। जो बिंबिसार है ये हर्यक वंश से संबंधित है, और जो बिंदुसार है, ठीक है, वो मौर्य वंश से संबंधित है। तो ये आप अपने दिमाग में छाप लीजिए। उदयन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी किस हर्यक वंश से ही संबंधित है, उदयन भी। पाटिलपुत्र को सर्वप्रथम किसने बसाया था, तो उदयन ने ही इसका स्थापना किया था। उसके बाद अपने राजधानी मगध की राजधानी किसे बनाया, पाटिलपुत्र को। तो अर्थात जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बारे में हम बात करें, 6वीं शताब्दी से यानी कि 4वीं शताब्दी तक से 6वीं शताब्दी से लेकर 4वीं शताब्दी के बीच में जो महत्वपूर्ण नगर था वो एक पाटिलपुत्र भी था। पाटिलपुत्र पे देखिए यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। पाटिलपुत्र बहुत चीज़ों के लिए फेमस है। तो सबसे पहले हम बात करें, अगर उदयन ने इसका संस्थापक माना जाता है किसे, पाटिलपुत्र का। और पाटिलपुत्र से संबंधित पाटिलपुत्र में ही प्रथम तृतीय बौद्ध संगीत हुआ था अशोक के समय, यानी कि अशोक के कार्यकाल में। ठीक है, और यहीं पर यानी कि जैन का प्रथम संगीत जो हुआ था पाटिलपुत्र में ही हुआ था, जिसके अध्यक्ष यानी जैन संगीत के प्रथम अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। इसी प्रकार पाटिल से बहुत चीज़ें संबंधित हैं।
ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे वंशों की स्थापना, और क्योंकि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यही राजनीतिक केंद्र था पाटलिपुत्र। क्या राजनीतिक केंद्र कौन था? पाटलिपुत्र। आगे बात कर लेते हैं। उदयन वासव दत्ता, क्या उदयन वासव दत्ता की दंत कथा संबंधित है? ए है ऑप्शन उज्जैन से, बी है मथुरा से, सी है माहिष्मति से, डी है कौशाम्बी से। तो उदयन जो वास दत्ता है, ये जो संबंधित है उदयन वास दत्ता, तो उज्जैन से संबंधित है। ठीक है। और बात कर लेते हैं, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? उज्जैन, उज्जैन से संबंधित है। अब बात कर लेते हैं मथुरा अगर हम देखते हैं तो मथुरा कला, ठीक है, मथुरा कला यानी ये किस काल में फेमस होता है? ये फेमस होता है गुप्त काल में। क्या? गुप्त काल में मथुरा कला और गंधार कला, दो कलाएं विकसित होती हैं। तो मथुरा कला जो है ये गुप्त काल में से संबंधित है, मथुरा से ही संबंधित है। और क्या, मथुरा जो है ये महाजनपद काल में भी उपस्थित था। ठीक है, मथुरा एक नगर था महाजनपद काल में भी। और कौशाम्बी वत्स की राजधानी कौन थी? क्या थी? कौशाम्बी थी। माहिष्मति ये दक्षिणी भारत का एक वंश है। ठीक है, ये दक्षिणी भारत से संबंधित है। आगे बात करते हैं, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो पीछे बात की उदयन ने इसकी स्थापना की, फिर उसके बाद क्या करता है? उदयन ही इसको राजधानी, मगध की राजधानी घोषित करता है। तो ऑप्शन ये सी सही है। अजातशत्रु ये भी हर्यक वंश से संबंधित है। कालाशोक जो है ये द्वितीय बौद्ध संगीत से संबंधित है। क्या? द्वितीय बौद्ध संगीत के समय राजा कौन था? कालाशोक था। और कनिष्क जो है ये कुषाण वंश का से संबंधित है, और 78वीं ईस्वी में ये शासक बनता है। और उसी समय क्या कौन सा एक संवत चलाता है जिसे क्या कहते हैं? शक संवत। क्या? शक संवत। तो शक संवत कनिष्क ने ही चलाया था। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया? तो उदयन ने ही बसाया था। बिंबिसार, वही पुराना क्वेश्चन है ये सब। आगे कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है। तो ये जो 4 ऑप्शन इसमें दिए हैं ये महाजनपद काल से संबंधित ऑप्शन नहीं है। ये देखिए, ये जो काल है ये मौर्य और गुप्त काल और कुषाण काल, ये 3 से चीज़ों से ये ऑप्शन बनाया गया है। ठीक है, तो एक एक करके हम बात करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ये मौर्य वंश का प्रथम संस्थापक था, यानी कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की। चंद्रगुप्त नंद वंश के अंतिम शासक महापद्म नंद को हराकर मगध पर अपना राज्य स्थापित करता है। उसके साथ में सैलुकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में 305 ईसा पूर्व में, कब? 305 ईसा पूर्व में ब्यास नदी के किनारे युद्ध होता है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाता है और संधि करता है। उस संधि में सैलुकस निकेटस को एरियाना वाला क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को देना पड़ता है। एरियाना वाले क्षेत्र में अभी अंधार में जंड्रोसिया, जिसे उस समय जंड्रोसिया कहा जाता था, आधुनिक में उसे बलूचिस्तान कहा जाता है, गांधार और पंजाब ये क्षेत्र आते थे। इसी प्रकार महान अशोक के बारे में बात ही कर चुके हैं। धम्मनीत, कलिंग युद्ध, ठीक है, और बहुत सारे अभिलेख जैसे रज्जुक, इनके जितने शिलालेख हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अशोक ने बराबर की गुफाओं को आजीवक को दान दिया था, यानी कि आजीवक को दान दिया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बहुत इम्पोर्टेंट है, इन्हीं को चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहा जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त ये गुप्त राजवंश के महत्वपूर्ण एक प्रतापी या शक्तिशाली राजा हुए। ठीक है, इनके काल में क्या देखने को मिलता है? राजनीतिक स्थिरता के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक और कला, ये 3 चीज़ें बहुत उत्कृष्ट रूप से देखने को यानी विकसित होती हैं। किसके काल में? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में। कनिष्क जो है ये 78वें ईस्वी में 78 यानी कि 78वें ईस्वी में शासक बनता है। आगे
नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ। यानी कि जो प्रथम मगध साम्राज्य था तो वो ऑप्शन है ईसा पूर्व चौथी शताब्दी, ईसा पूर्व छठी शताब्दी, ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी, ईसा पूर्व पहली शताब्दी। तो इसमें जो ऑप्शन सही है बी सही है। क्या बी, ईसा पूर्व छठी शताब्दी। छठी शताब्दी में महाजनपद काल का उदय होता है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, जब महात्मा बुद्ध उस समय मौजूद थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। और इस शताब्दी से अगर हम देखते हैं अगर क्वेश्चन तो हमें देखने को मिलता है कब, चौथी ईसा पूर्व चौथी शताब्दी, यानी कि 200 साल बाद लगभग में किसका स्थापना हो जाता है, यानी कि अंत में लगभग में चौथी शताब्दी के अंत में तीसरी शताब्दी के शुरू होने में मौर्य वंश की स्थापना हो जाती है। दूसरी शताब्दी में अशोक शासक करता है और पहली शताब्दी शुरू होते होते मौर्य साम्राज्य का अंत हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ईसा पूर्व छठी शताब्दी में, ठीक है, छठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। तो क्वेश्चन पूछ रहा है ईसा पूर्व छठी शताब्दी, पहला इंपॉर्टेंट ये है, यहाँ पे आपका पेन चलना चाहिए। उसके बाद भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर पूछ रहा है छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, गांधार, कंबोज, मगध या काशी। तो इसमें जो सबसे मोस्ट नगर थे वो था इन चारों। वैसे तो चारों छठी शताब्दी ईसा पूर्व में ये विद्यमान थे, लेकिन इसमें सबसे शक्तिशाली जो था वो कौन था, वो था काशी। ठीक है, और 5वीं शताब्दी में आके मगध सबसे शक्तिशाली एक नगर घोषित होता है। और इसी प्रकार गांधार और कंबोज ये दोनों क्या हैं, ये महाजनपद हैं। आगे प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं है, यानी कि ऐसे कौन ये ऑप्शन है जिनमें गणतंत्र नहीं था। ए है शाक्य, बी है लिच्छवी, सी है योद्धय, डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें जो ऑप्शन सही है सी सही है। ठीक है, ये गणतंत्र नहीं थे, ये राजतंत्रात्मक राज्य था। शाक्य जो थे ये गणतंत्रात्मक थे और लिच्छवी गणराज्य, विश्व में पहला गणराज्य जो तंत्र हमें देखने को मिलता है वो लिच्छवी यानी कि वैशाली, लिच्छवी के वैशालियों में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन इसमें सी सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ईसा पूर्व छठी शताब्दी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। ए है वैशाली, बी है एथेंस, सी है स्पार्टा और डी है पाटलिपुत्र। तो बता ही चुके हैं पीछे कि वैशाली जो है वो सबसे महत्वपूर्ण यानी कि प्रथम जो है गणतंत्रात्मक व्यवस्था देने वाला है वैशाली। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी नहीं है, यानी कि उपयुक्त सही जोड़ी कौन सा उपयुक्त जोड़ी है, सही जोड़ी है, यानी कि पूछ रहा है। तो पार्श्वनाथ इसमें दिया है, उनके सामने आगे जंत्रिका, और दूसरे में बी में दिया है बिंदुसार, शाक्य दिया है, सी में दिया है स्कंदगुप्त मौर्य, डी में क्या दिया है चेतक लिच्छवी। तो ऑप्शन इसमें देखते हैं कौन सा इसमें सही है। तो चारों ऑप्शनों में कौन सा सही है जो उपयुक्त जोड़ी है, तो एक एक करके बात कर लेते हैं। पार्श्वनाथ जो थे ये जंत्रिका से संबंधित नहीं थे। पार्श्वनाथ जो है ये जैन धर्म के 23वें तीर्थकर हैं। क्या जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन है, ये पार्श्वनाथ हैं। इन्होंने ही 4 सत्य दिए थे। कौन कौन, एक दिया था अहिंसा, सत्य, आस्तेय और अपरिग्रह। ये 4 आर्य सत्य किसने दिए थे, तो पार्श्वनाथ ने दिया था। दूसरा विकल्प है, इसके बारे में व्याख्या कर लेते हैं। बिंदुसार आगे के सामने दिया, ये शाक्य वंश से संबंधित है, तो ये भी गलत है। बिंदुसार जो है वो किससे संबंधित है, मौर्य वंश से संबंधित है। ठीक है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो दूसरा शासक होता है, महत्वपूर्ण शासक मौर्य काल का, तो मौर्य वंश का बिंदुसार होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्कंदगुप्त देता है, सी ऑप्शन है, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। उसके सामने मौर्य वंश को बता रहा है स्कंदगुप्त को, ये भी गलत है, क्योंकि स्कंदगुप्त जो है ये गुप्त साम्राज्य से संबंधित है। ठीक है, किससे, गुप्त साम्राज्य से। और स्कंदगुप्त के ही समय में
हूणों का आक्रमण सर्वप्रथम देखने को मिलता है? गुप्त काल में सर्वप्रथम हूणों का आक्रमण कहाँ देखने को मिलता है, किसके काल में? तो स्कंदगुप्त के। ठीक है, और इसमें ऑप्शन जो डी है यही सही है, चेतक। चेतक जो थे ये लिच्छवी से संबंधित थे। चेतक जो कुल है यानी कि चेतक जो राजा था वो लिच्छवी का राजा था। आगे बात करते हैं, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में हमें सूचना देखने को मिलता है? 4 ऑप्शन है, दीघ निकाय, त्रिपिटक, दीपवंश, अंगुत्तर निकाय। ठीक है, ये 3 हैं, 4 हैं, तो बात कर लेते हैं इसमें किसमें मिलता है, तो अंगुत्तर निकाय। क्या ऑप्शन जो है इसका डी सही है। अब चारों ऑप्शनों के बारे में एक एक करके देख लेते हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन को डिकोड करें तो सबसे पहले हमारा पेन किस पे चलेगा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। फिर उसके बाद कहाँ, 16 महाजनपद। फिर उसके बाद में कह रहा है विषय में कौन सी जानकारी यानी सूचना दे रहा है, बौद्ध ग्रंथ में पूछ रहा है। तो यही 4-5 जगह चला के क्वेश्चन को समझ के आगे इसका ऑप्शन देख के आंसर दे देना है। तो इसका आंसर अंगुत्तर निकाय है। सबसे पहले हम बात करते हैं दीर्घ निकाय। ठीक है, दीर्घ निकाय तो त्रिपिटक इसी से संबंधित है। ये सभी बौद्ध के ही धर्म हैं, बौद्ध ग्रंथ के ही धर्म है। सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिपिटक। गौतम बुद्ध के उपदेशों को और शिक्षाओं को जो संकलित किया गया है वो 3 पिटकों में किया गया है, 3 पिटारियों में किया गया है। उसे क्या कहा गया है, त्रिपिटक। वो 3 पिटक कौन कौन से हैं? एक है विनय पिटक, दूसरा क्या है, एक है विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक और तीसरा क्या है, अभिधम्म पिटक। तो सुत्त पिटक के अंतर्गत जो यानी कि त्रिपिटक में जो दूसरे नंबर वाला है सुत्त पिटक के भी 5 भाग हैं। ठीक है, सुत्त पिटक यानी कि सुत्त पिटक के अंतर्गत गौतम बुद्ध के उपदेशों को संकलित किया गया है। तो उसके 5 भाग हैं सुत्त पिटक के। एक भाग है, सबसे पहला भाग दीर्घ निकाय। ठीक है, दीर्घ निकाय, अच्छा, अर्थात इसका अर्थ यह है दीर्घ निकाय का कि जो गौतम बुद्ध के लंबे लंबे उपदेश थे उसे दीर्घ निकाय के अंतर्गत संकलित किया गया है। ठीक है, तो दीर्घ निकाय के अंतर्गत संकलित किया गया है, इसमें बड़े बड़े उपदेश दिए गए हैं। दूसरा क्या है, मध्यम निकाय। ठीक है, उसमें छोटे छोटे उपदेश या मध्यम प्रकार के उपदेश संकलित किए गए हैं। और तीसरा है संयुक्त निकाय। दीर्घ निकाय और मध्यम निकाय के जो बीच का जो यानी कि मीडियम का जो श्लोक उपदेश है उसे संयुक्त निकाय में रखा गया है। चौथा क्या है, अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय, इसी में अंगुत्तर निकाय यानी कि सुत्त पिटक के भाग के अंगुत्तर निकाय में ही 16 महाजनपदों का हमें उल्लेख मिलता है। ठीक, उल्लेख हमें मिलता है। और पांचवा क्या है, खुद्दक निकाय। क्या, खुद्दक निकाय। पांचवा इसका जो यानी कि सुत्त पिटक का भाग है वो पांचवा है खुद्दक पिटक। दीपवंश, ये सिंघली राजवंश, क्या, सिंघली अनुश्रुति है यानी कि श्रीलंका का ये वेद है। श्रीलंका का वेद अगर किसे कहें तो दीपवंश है। ठीक है, दीपवंश और महावंश इसको लिखा गया था 4वीं शताब्दी से 5वीं शताब्दी के ईसा, तो 4वीं और 5वीं शताब्दी में दीपवंश एवं महावंश को लिखा गया है। आगे बात करते हैं, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है इसमें, तो अभी पीछे क्वेश्चन इसमें बताए थे अंगुत्तर निकाय। तो इसमें देखिए जो सुत्त पिटक का एक भाग है संयुक्त निकाय इसमें दिया है। पीछे क्या दिया था, दीर्घ निकाय और अंगुत्तर निकाय, इसमें दिया है अंगुत्तर निकाय और संयुक्त निकाय, तो दीर्घ निकाय नहीं दिया। इसी प्रकार से मान लीजिए और क्वेश्चन अगर बनाना चाहेगा तो और दे देगा अंगुत्तर निकाय और मध्यम निकाय या अंगुत्तर निकाय खुद्दक निकाय। ठीक है, महाभारत में क्या जो 16 महाजनपद है ये अंगुत्तर निकाय में देखने को मिलता है। महाभारत में मथुरा, काशी और इंद्रप्रस्थ इन सभी स्थानों का चर्चा देखने को मिलता है। छांदोग उपनिषद सी, इसके बारे में हम बताते हैं, इसे 5वां वेद भी कहा जाता है क्योंकि उपनिषदों में जो सबसे पुराना उपनिषद है वो छांदोग उपनिषद है। क्या, छांदोग उपनिषद ही सबसे पुराना उपनिषद है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है महाजनपद युग के 16 यानी कि महाजनपद युग के 16 जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्रायः उल्लिखित हैं। कहाँ, अंगुत्तर निकाय में। तो निम्नलिखित में से किन जनपदों का नाम पाणिनि के अष्टाध्यायी में उल्लिखित है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमें डिकोड करना पड़ेगा क्योंकि समझना है। तो सबसे पहले ये सिर्फ
बता रहा है। क्या बता रहा है? इस प्रकार से 16 महाजनपद के बारे में हमें बौद्ध साहित्य से जानकारी मिलती है। उसी प्रकार से इन्हीं जनपदों का, यानी कि जो ये जनपद हैं उस समय व्याप्त से 16 महाजनपद के समय में, उनका भी उल्लेख पाणिनि ने अपने किताब अष्टाध्यायी में किया है। तो उनके नाम कौन कौन से हैं, ठीक है, उन जनपदों के, यानी कि 16 ही महाजनपदों के बारे में ये भी पूछ रहा है। तो देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा है। मगध, ऑप्शन ए है मगध, बी है अस्मक, सी क्या है कंबोज, डी है चेदी और सी है वत्स। तो इसमें जो है दोस्तों, ये इसलिए इस क्वेश्चन को लिए हैं क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है, ये क्वेश्चन ही गलत है। क्यों? क्योंकि जो पाणिनि का अष्टाध्यायी है उसमें 22 जनपदों का उल्लेख है, ठीक है, और इसमें 22 जनपदों का उल्लेख है। बौद्ध साहित्य के अंगुत्तर निकाय में और जैन साहित्य के भगवती सूत्र में, इन दोनों में 16 महाजनपदों में 16 महाजनपदों का उल्लेख होता मिलता है। अर्थात 3 ऐसे साक्ष्य हैं, बौद्ध साहित्य का अंगुत्तर निकाय, जैन साहित्य का भगवती सूत्र और पाणिनि की अष्टाध्यायी, ये हमें महाजनपद काल के बारे में जानकारी देते हैं। लेकिन अब इसमें जो बात कर रहा है पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है, इसमें जो दिया है, कौन कौन से दिए हैं, तो इसमें जो दिया है, एक कंबोज दिया है, सी दिया है, ठीक है, और मगध दिया है, ए दिया है, और क्या दिया है, ई दिया है, यानी कि मत्स्य दिया है। लेकिन अस्मक और चेदी, इन दोनों का उल्लेख पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में नहीं किया है। तो इसमें ए, सी और ई, ए, सी और ई, ये 3 सही है, जबकि इन ऑप्शनों में ऐसा कोई ऑप्शन है ये नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन ही गलत था। बस हम समझाने के लिए आपको दिए थे कि क्वेश्चन को हम डिकोड करते हैं और ऑप्शनों को भी जब डिकोड करते हैं तब हमें सही आंसर का पता लगता है, जिससे हमारा जो एग्ज़ाम हॉल में प्रेशर रहता है वो भी कम होता है और उस परीक्षा में स्कोर भी अच्छा रहता है और पास होने का चांस भी बढ़ जाता है। आगे बात कर रहे हैं, कह रहा है महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी, तो इसमें 3 पे हमें पेन चलाना है, एक महाभारत, दूसरा पांचाल और तीसरा राजधानी। महाभारत में उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या थी? तो ऑप्शन ए है हस्तिनापुर, बी है इंद्रप्रस्थ, सी है अहिच्छत्रक और डी है मथुरा। तो ऑप्शन एक एक करके बात कर लेते हैं। हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ, ये दोनों किसकी राजधानी थी? तो ये दोनों थी उस समय पूर्व, यानी कि पूर्व कबीला की, यानी कि पूर्व वंश की। और अहिच्छत्रक की जो राजधानी थी वो उत्तरी पांचाल की थी। और मथुरा सूरसेन की राजधानी क्या? मथुरा, ठीक है, इससे संबंधित था। तो ये जो है सभी क्या बोलते हैं, महाजनपद काल से ही संबंधित हैं। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, चंपा किस महाजनपद की राजधानी है? तो इसका पहले ही आंसर बता चुके हैं, अंग की राजधानी है। कौशल की राजधानी कौशल की राजधानी साकेत या श्रावस्ती था। मगध की राजधानी पाटिल। अगला क्वेश्चन, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, सुक्तमती, क्या? सुक्तमती, पांचाल, कुरु, अवंती या चेदी? तो सुक्तमती जो थी वो चेदी का, क्या? चेदी, ऑप्शन सी इसमें सही है। अगला क्वेश्चन, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद है। तो गोदावरी पूछ रहा है, उसके तट पर कौन सा महाजनपद? तो ये दक्षिण का एकमात्र महाजनपद है जो हमें उस काल में देखने को मिलता है। दक्षिण भारत में एक यही महाजनपद है जिसका हमें क्या मिलता है? साक्ष्य। तो ऑप्शन की बात कर लेते हैं, अवंती, ठीक है, ए है अवंती, बी है वत्स, सी है कंबोज, डी क्या है? अस्सक या अस्मक इसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो गोदावरी नदी के तट के किनारे स्थित है महाजनपद, वो ऑप्शन है इसमें अस्मक, ठीक है। कंबोज, वत्स और अवंती ये भी उसी समय 16 महाजनपद के ही 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद हुआ करते थे। मगध की राजधानी कौन थी? ठीक है, प्रतिष्ठान, वैशाली, गिरिव्रज या चंपा? तो हम पहले ही बता चुके हैं,
मगध की जो राजधानी थी राजगृह थी, इसको राजगृह हटा के पाटलिपुत्र कौन करता है? उदयन करता है। ठीक है, उदयन करता है। अंग की राजधानी चंपा, क्या अंग की राजधानी चंपा थी। आगे, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही है? गिरिब्रज, गिरिब्रज जिसे राजगिरी कहा गया है, या राजगिरी, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी। तो कौशाम्बी ये वत्स की राजधानी थी, तो यही गलत है। ठीक है, यानी कि यही ऑप्शन इसमें सही है। इसी की मगध की साम्राज्य की राजधानी ये कभी नहीं बना है। पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र को किसने बनाया था? तो उदयन ने बनाया था। गिरिब्रज को किसने बनाया था? बिंबिसार ने बनाया था। ठीक है, और गिरिब्रज को ही राजगृह के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाह्यान क्या कह रहा है? फाह्यान यात्री जो आया था चीन से, उसका विवरण, उसके विवरण का नाम क्या है? तो सुयुकी, एंतु, फोक्योंकी या फाचियन। तो इसमें बात कर लेते हैं सुयुकी। जो चीनी यात्री होते थे वो भारत को सुयुकी कहते थे। क्या? सुयुकी। भारत को किस नाम से लिखते थे? सुयुकी। और फोक्योंकी जो है इसका नाम है किसका? जो फाह्यान का विवरण है, यानी कि जो फाह्यान ने जो ग्रंथ लिखा था भारत जब आया था, किस काल में? गुप्त काल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। तो फाह्यान जो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था, तो उसकी जो कृति है फोक्योंकी वो संबंधित है फाह्यान से। ठीक है, एंतुन ये भी भारत का ही नाम है। आगे बात करते हैं, प्रभावती गुप्त शासिका थी। गुप्त वंश की, शुंग वंश की, वाकाटक वंश की या मौखरी वंश की? तो एक एक बात कर लेते हैं। प्रभावती तो वैसे तो गुप्त वंश की पुत्री थी। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पुत्री हैं उनको, उनका नाम था प्रभावती। इनका उल्लेख हमें इंदौर के ताम्रपत्र अभिलेख में देखने को मिलता है। और इनकी शादी जो हुई थी ये वाकाटक वंश में, कहाँ? वाकाटक वंश में हुआ था। ठीक है, वाकाटक वंश में चंद्रगुप्त द्वितीय ने वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने राज्य की शक्तिशाली में वृद्धि की थी। ठीक है, शुंग वंश, शुंग वंश की स्थापना कौन करता है? तो ये मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहदत्त को मार के पुष्यमित्र शुंग जो है स्थापित करता है शुंग वंश की। और मौखरी, ये मौखरी जो है ये ईशान वर्मा। ठीक है, ईशान वर्मा जो है मौखरी वंश के संस्था संबंधित है। अब बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके अंतर्गत कह रहा है गुप्त वंश के, गुप्त वंश के, तो पहला पेन हमें चलेगा, गुप्त वंश के किस राजा? ऑप्शन, नालंदा विश्वविद्यालय को का निर्माता माना जाता है। तो किस राजा को नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माता माना जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। तो जो इसमें ऑप्शन सही है ये सही है कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, क्या सही है? कुमारगुप्त प्रथम। अब आगे बात करते हैं, एक मिनट, इसमें पीछे दो क्वेश्चन थे वो गुप्त काल से आ गए थे, लेकिन फिर भी हम उसका चर्चा कर दिए। अब बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है प्राचीन श्रावस्ती क्या? इसमें कह रहा है, इस क्वेश्चन में, ये यूपी पीसीएस प्री 2010 में आया था, कह रहा प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का था? तो वृत्ताकार, अर्धचंद्राकार, त्रिभुजाकार या आयताकार? तो जो श्रावस्ती था वो अर्धचंद्राकार के रूप में बसा था। क्या? अर्धचंद्राकार ऐसे, क्योंकि ये सरयू नदी के किनारे ही, क्या सरयू नदी के किनारे ही बसा था, तो ये अर्धचंद्राकार टाइप का विन्यास था। मगध के, कह रहा है इस क्वेश्चन में, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो कौन था वो? कौन था दोस्तों? अजात शत्रु। क्या? अजात शत्रु था वो। ठीक है, यही अपने पिता को मारता है और इसको मारकर बिंबिसार क्या बनता है? राजा बनता है। आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? तो अजात वंश के वंश का नाम क्या था? ऑप्शन है मौर्य, बी है हर्यक, सी है नंद, डी है गुप्त। तो अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यक वंश। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक ये सब संबंधित है मौर्य से, नंद महापद्म नंद से संबंधित है, गुप्त
चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये सब राजा जो थे वो गुप्त से काल से संबंधित हैं। आगे, राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था, तो ऑप्शन पीछे बात ही कर चुके हैं। अजातशत्रु, प्रसेनजीत ये कौशल का राजा था, ठीक है, ये गौतम बुद्ध का समकालीन राजा था। चंड प्रद्योत इसी के काल में था, इसने गौतम बुद्ध के पास भेजा था इनकी सेवा में। उदयन ये कौशाम्बी का राजा था। आगे, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासन काल में हुआ था, तो मालवा क्षेत्र में पूछ रहा है, ठीक है। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयभद्र या शिशुनाग, तो मालवा क्षेत्र में अगर हम देखते हैं मगध का जो विस्तार हुआ वो अजातशत्रु के काल में, क्या अजातशत्रु, ऑप्शन बी इसमें सही है। आगे, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया, तो नंद के बाद मौर्य, बताया पहले कि अंतिम नंद वंश महापद्म नंद को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन स्थापित किया पाटलिपुत्र पर, तो आंसर है मौर्य। मौर्य के बाद शुंग आता है, शुंग के बाद कुषाण आता है, कुषाण के बाद गुप्त आता है। तो इस प्रकार से इस ऑप्शन को, इस क्वेश्चन का ऑप्शन बनाया गया है, ठीक है। क्योंकि देखिए एक चक्र में अगर देखें तो एक चक्र ही पूरा हो जा रहा है। पहले दिया है नंद, नंद के बाद मौर्य, मौर्य के बाद शासन आता है शुंग, शुंग के बाद कुषाण, कुषाण के बाद गुप्त। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन, इसमें कह रहा है, हाँ, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है, तो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, रुम्मनदेही का स्तंभ लेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, धनदेव का अयोध्या अभिलेख। एक एक करके ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। ये नंद यानी कि राजा नंद के बारे में बात कर रहा है, तो खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है इसी के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है राजा नंद। तो इसमें ये उल्लेख किया गया है कि कलिंग विजय के पश्चात राजा जो नंद था, तो कलिंग विजय दो ने किया था, कौन कौन, राजा अशोक ने किया था अपने समय काल में, और जो नंद था वो अपने समय काल में कलिंग को जीता था, ठीक है। तो उसी यानी कि नंद के समय की हम बात कर रहे हैं, तो जो अभिलेख है वो नंद के समय के ही काल का है। तो उसमें बताया गया है राजा नंद के आदेश पर ही कलिंग में एक नहर को खुदवाया गया था। तो ऐसा साक्ष्य में खारवेल खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख में देखने को मिलता है। रुम्मनदेही स्तंभ लेख, ये पहले ही बात कर चुके हैं। अशोक अपने शासन के 20वें वर्ष जाता है, राज्यारोहण के 20वें वर्ष, कहाँ, लुम्बिनी, जिसको रुम्मनदेही, जहाँ पे एक स्तंभ खुदवाता है यानी कि पत्थर का लिखवाता है, जिसे बोलते हैं रुम्मनदेही स्तंभ अभिलेख। और यहाँ पे बलिकर को समाप्त करके भाग का जो भाग था 1/6 से 8 कर दिया, यानी कि घटा दिया। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है। और धनदेव का अयोध्या अभिलेख, तो धनदेव का अयोध्या अभिलेख जो है ये प्राचीन, क्योंकि कौशल जो है ये कौशल के ही राजा हुआ करते थे। किस काल में, ऋग्वैदिक काल में। कब, ऋग्वैदिक काल में धनदेव जो थे ये कौशल के राजा होते थे, ठीक है। रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है इसमें सुदर्शन झील की मरम्मत करवाने की बात की गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन है बिंदुसार, अजातशत्रु, कालाशोक, महापद्म नंद। तो आप अपरो परशुराम जो है ये किसे जाना जाता था, मगध का कौन सा सम्राट है जिसे अपरो परशुराम कहा जाता है, तो ऑप्शन है महापद्म नंद। क्या महापद्म नंद था। इसे पुराणों में धर्म रक्षिता का भी कहा गया है, किसे, महापद्म नंद को। हर्यक वंश से संबंधित है अजातशत्रु, बिंदुसार भी हर्यक वंश का संस्थापक,